बरपेटा रोड की गणेशलाल चौधरी महाविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर अबुसमा अहमद सर से वार्तालाप ग्रहणकर्ता चंदन कुमार नाथ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार नाथ, तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के छात्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम युवा वार्तालाप में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, युवा वार्तालाप की सभी एक कार्यक्रम में हमारे एक विशेष उद्देश्य रहती है। ठीक वैसे ही आज भी हमारा एक उद्देश्य है। एक हमने पार्टिकुलर टॉपिक चुना है और उसके बारे में हम सभी लोग बातचीत करेंगे। और हम खास करके 3 विषय में बातचीत करते हैं। आप सभी लोग इससे वाकिफ़ है। खास करके हम लोग राजनीति, सांस्कृतिक और शिक्षा के ऊपर बातचीत करते हैं। तो वही शिक्षा के विभाग को चुनते हुए आज हमने तय किया है, मेरे मित्र ने भी मुझे ये रेफरेंस दिया है कि बरपेटा रोड के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर अबुसमा अहमद सर को बुलाया जाए। और उसी तरीके से हमने सर को फ़ोन किया था और आज हम सर को इनवाइट किए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हम आज सर से बात करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर। और हम आशा रखते हैं आज जो भी डिस्कशन होगा उससे हम एक अच्छा वार्तालाप समाज में फैलाएंगे और साथ में हम भी कुछ ज्ञान लाभ करेंगे। और मैं अंशग्रहणकारी से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग जब भी सर से बातचीत करें तो आपके नाम बताएं, आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम बताएं, और नेटवर्क ने आदेश दिया हो तो अपना फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। वही, और हम अबुसमा सर को हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आज दिलो दिल से वेलकम करते हैं। सर, आपको हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम है और हम चाहते हैं कि आप अपना भाषण प्रदान कीजिए अभी। धन्यवाद सर आने के लिए। सर, आपका माइक ऑफ है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है अभी। हाँ ठीक है सर, आप शुरू कर सकते हैं सर। सबको तो सबसे पहले मैं आज के इस युवा वार्तालाप में जितने भी प्रतिभागी हैं सबको मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते ही है कि आज जो चर्चा का विषय है वह है उच्च शिक्षा प्रणाली एवं विद्यार्थियों की भूमिका। तो यह विषय बहुत ही समसामयिक एवं बहुत ही एक जरूरी विषय है। हम जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के साथ संबंधित है, तो उस पर हम थोड़ा बहुत जो भी होगा चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा सबसे एक तरह से कि आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखें मुझ पर, क्योंकि मैं उतना बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं। आमतौर पर चंदन ये जो युवा वार्तालाप कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग, हर एक फील्ड के, हर एक क्षेत्र से अच्छे अच्छे लोगों को वो चुनते हैं। पता नहीं इस बार मुझे क्यों चुन लिया। मैं उतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, विद्वान भी नहीं हूँ। जो भी हो, मैंने भी शामिल हुआ। मेरी भी एक ख्वाहिश है इस पे कि कम से कम इस बहाने बहुत सारे ज्ञान पिपासु, ज्ञान के अध्येताओं के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आज जितने भी प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं, हम एक दूसरे को जान ले। तो कृपया एक एक करके अपना नाम और कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या शैक्षिक जो परिचय है वो देने की कृपा करें। चंदन। हाँ सर। हेलो। हम यस सर, हाँ यस,
हमारे अंशग्रहणकारी से मैं ये निवेदन करती हूँ, आप लोग अपना परिचय दे चार को। सर ने बोला है। नमस्कार सर। सर मेरा नाम नमस्कार। तहमीना अहमद है। मैं अभी गुजरात विद्यापीठ में बीएड कर रही हूँ। अच्छा, नमस्कार सर, मेरा नाम कविता नाथ है। मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एमए कंप्लीट किया हूँ। ठीक है। नमस्कार सर। प्रणाम सर। नमस्कार सर। मेरा नाम नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम उपासना बनिया है। मैं तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की द्वितीय सत्र की छात्रा हूँ, स्नातकोत्तर। ठीक है। प्रणाम सर, मेरा नाम संजय बर्मन है। मैं कूच बिहार विश्वविद्यालय की पीएचडी स्कॉलर हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम रमजान अली। मैं असम विश्वविद्यालय सिलचर से एमए किया हूँ और अभी बर्धमान यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं शहर अली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई है? नमस्कार, मेरे नाम से सर। कस्मिता मेठी है। अभी मैं बजाली शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय से बीएड डिग्री कर रही हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम बबीता सूत्रधर है। मैं अभी कॉटन यूनिवर्सिटी में एमए कर रही हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। काशी दास, मैं अभी गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एमए कर रही हूँ। नमस्कार सर, मैं बरपेटा रोड से हूँ। मेरा नाम नंदिता बर्मन है। मैं जीएलसी कॉलेज का छात्री हूँ। ठीक है, और कोई है? तो लगता है और कोई नहीं है। चंदन, और कोनो बात है नहीं? नहीं है शायद, नहीं कि सर अपनी आरंभ करो सर। हाँ, ठीक। तो जितने भी प्रतिभागी है ज़्यादातर हमारे ही विद्यार्थी है और तेजपुर यूनिवर्सिटी से भी है, गुवाहाटी से भी है। जो भी हो, यहाँ हम सुधार्थी भी देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और कोई है जो अभी कर रहे हैं, कोई स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम उसी हिसाब से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अब लौटते हैं विषय की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि यह विषय थोड़ा विस्तार मांगता है। ये विषय में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अगर प्रणालीबद्ध रूप से चर्चा करेंगे तो उसके लिए एक विस्तार लंबी समय चाहिए एक्चुअली, और उसके लिए उस हिसाब से गंभीर ज्ञान भी चाहिए। लेकिन इस समय दोनों की कमी है। फिर भी हम हमारी औकात के हिसाब से, समय के हिसाब से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो विषय है तो इसका हम अपनी आलोचना की सुविधा के लिए 3 हिस्सों से यानी उच्च शिक्षा प्रणाली एवं विद्यार्थियों की भूमिका, इसको हम अगर 3 हिस्सों में बांटे आलोचना की सुविधा के लिए, तो पहला हिस्सा होगा इसका उच्च शिक्षा और दूसरा हिस्सा होगा प्रणाली और इसका तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा विद्यार्थियों की भूमिका। तो हम बहुत गहराई से नहीं, फिर भी मोटे मोटे तरीके से इस विषय कोर्स में दाखिला ले लेते हैं और उसके लिए सिलेबस बना हुआ है और उस हिसाब से हम किताबें संग्रह कर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, बस एग्जाम देते हैं, पास करते हैं या जो भी होता है। तो ये है एक तरह से प्रणाली। तो इस प्रणाली में क्या खामियां हैं, क्या नहीं है, इस पर भी हमें ध्यान दिलाना है या हमें देखना है इस विषय को। लेकिन हम ज़्यादा उस तक नहीं जाएंगे,
अभी। तो ये है एक तरह से संक्षेप में प्रणाली। और ये जो तीसरा हिस्सा है, विद्यार्थियों की भूमिका, ये है एक्चुअली मुद्दा। ये हमसे डायरेक्ट संबंधित है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस युवा वार्तालाप में जो वार्ता या मैसेज या संदेश या जो काम आने वाले हिस्से में है एक्चुअली, उस पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले ये जो तीसरा है हिस्सा, विद्यार्थियों की भूमिका, उससे पहले मैं ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे भी विद्यार्थी है, ऐसे भी आज प्रतिभागी इसमें है 2-4 जो अभी स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों के सामने ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति, इसका सामना करना है हम लोगों को। तो इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, उस पर थोड़ा बहुत हम ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें कुछ बातें, खास बातें, वो क्या है, ये जो पहले मार्किंग सिस्टम था वो अब नहीं रहेगा। नंबर वाला जो सिस्टम था वो नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, ग्रेड्स होगा। हालांकि अभी जो स्नातक का कोर्स चल रहा है उसमें भी ग्रेड्स ही है, तो ये बदलाव उसमें हो जाएगा। और ये नई शिक्षा नीति में एक बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है या जोर दिया गया है कि छात्रों की, छात्र-छात्राओं की, विद्यार्थियों को इस तरह से जांचा जाएगा कि नंबर से नहीं, उसमें काबिलियत क्या है, वो कितना सक्षम बन रहे हैं, उसको आकलन करने की एक व्यवस्था एक शिक्षा नीति में है। ये शिक्षा नीति में, क्योंकि हम आगे चर्चा करेंगे कि हम बहुत सारे, अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में, भारत में, कि हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर स्नातकोत्तर, एमफिल तक या नेट भी कर चुके हैं, फिर भी हम बेरोजगार है, बेकार है एक तरह से। हालांकि हम इस पर अगर हम हमारे देश से बाहर दूसरे देशों में नजरें दौड़ाएंगे तब देखेंगे ये हालत उसमें नहीं है, उन देशों में नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी जो ये व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, जिसका वो है, उसमें जो ग्रेजुएशन होगा, स्नातक कोर्स होगा, उसमें एक बदलाव आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव। यानी ये पहले फिलहाल 3 साल का है स्नातक का, उसको 3 साल से बढ़ाकर 4 साल का किया जाएगा, और 4 साल में उसमें शोध भी शामिल होगा। हालांकि आज भी जो स्नातक का कोर्स चल रहा है, इसमें भी है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के रूप में एक पेपर है शिक्षा में। तो ये नई शिक्षा नीति में इस पर ज्यादा जोर दिया गया है कि इसमें 4 साल का डिग्री कोर्स होगा और उसमें शोध रहेगा एक पार्ट। और एक बात इसमें ध्यान देने की है कि आज हम जो 3 साल की डिग्री का कोर्स पढ़ रहे हैं, मान लो एडमिशन ले लिया, 1 साल पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिया, तो उसको कुछ मिलता नहीं है मतलब कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण उसको दिया नहीं जाता है कि आगे जाकर वो 1 साल पढ़ाई किया, उसको कहीं काम आए। ऐसा कुछ व्यवस्था फिलहाल नहीं है। 1 साल किया, 2 साल किया या 3 साल किया, फाइनल नहीं दिया, फाइनल एग्जाम नहीं दिया, मतलब वो बेकार 3 साल पढ़ाई। लेकिन ये नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था रखी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई किया तब भी उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पढ़ाई किया उसको भी एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
तो ये चीज़ इसमें शामिल किया गया है। ये मुझे लगता है ये अच्छा ही है। पता नहीं कितना अच्छा है, तो इस पर और भी चर्चा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे तो अच्छा ही लगता है ये चीज़। और तीसरा एक तरीका होगा, जो होगा तरीका यही है 3 साल का 4 साल का, जिसमें एक पार्ट या 1 साल का होगा। ये क्लियर नहीं है, कम से कम फिलहाल मुझे क्लियर नहीं है कि वो 1 साल का रखेंगे या 1 सेमेस्टर का रखेंगे शोध का, या कोई एक पेपर इस तरह से रखेंगे, लेकिन होगा। फिर ये जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, मास्टर्स यानी स्नातकोत्तर होगा, उसमें एक व्यवस्था रखी गई है। एक नहीं, उसको एक तरह से 3 तरीके से उसको करने के लिए एक सुविधा रखा गया है। वो पहला जो होगा वो होगा 2 साल का मास्टर्स कोर्स। 2 साल का मास्टर्स कोर्स होगा। वो कौन कर पाएगा 2 साल का? जो 3 साल का डिग्री कोर्स किया है, उसके लिए 2 साल का एमए का कोर्स होगा, स्नातकोत्तर कोर्स होगा। और दूसरा होगा जो 4 साल का शोध के साथ स्नातक डिग्री हासिल की है, उसके लिए उसके लिए मास्टर डिग्री सिर्फ 1 साल का होगा। 3 साल का डिग्री कोर्स करने वालों के लिए 2 साल का होगा मास्टर्स कोर्स, स्नातकोत्तर डिग्री का कोर्स। और जो 4 साल का किया है शोध के साथ, उसके लिए सिर्फ 1 साल का होगा। ये दूसरी तरीका होगा एक तरह से। और तीसरा होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, यानी जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों साथ साथ चलेगा, एक साथ हो जाएगा। उसके लिए शर्त होगा तो ये 3 तरीका है एक्चुअली। 3 तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे बच्चे, स्टूडेंट। और रहा पीएचडी जो मस्ट है आजकल, ये कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपको कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नौकरी करना है, अध्यापक बनना है, तो उसके लिए ये पीएचडी मतलब रिसर्च, अनुसंधान, इसको जरूरी किया गया है कि इसको चाहिए। तो ये इसके लिए एक शर्त होगा नई शिक्षा नीति में। वो शर्त क्या है कि आपको 4 साल का डिग्री कोर्स करना पड़ेगा शोध के साथ, तब जाके आप पीएचडी कर पाएंगे, नहीं तो आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम इस नई शिक्षा नीति के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं, इसको जान लिया। आगे हम एक विषय पर गौर करते हैं कि उच्च शिक्षा की जरूरत क्यों है। ये एक सवाल है। कौन पढ़ाई कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी पास कर लिया, डिग्री में एडमिशन ले लिया, पढ़ाई किया, डिग्री पास किया, फिर एमए में एडमिशन ले लिया, एमए किया, फिर हो सके तो पीएचडी में मिला, किया, नहीं तो नहीं किया, घर लौट आया। नौकरी तो हर सबको मिलता नहीं है, फिर इधर उधर एक तरह से घूमता रहा, फिरता रहा, ढूंढता रह गया। बहुत सारे हम में से बहुत सारे हैं जो ढूंढते ढूंढते रह गए, आखिर कुछ मिलता ही नहीं। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब इसमें होगा या है। उच्च शिक्षा क्यों करना चाहिए? ये उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो है क्यों रखा गया है? ऐसा क्यों नहीं किया कि हम सिर्फ हायर सेकेंडरी 3-4 साल, 5 साल, 7 साल पढ़ाई में लगा देंगे, कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्यों करेंगे? जरूर इसके पीछे मकसद है, और वो मकसद बहुत बड़ा मकसद है।
छोटा मोटा मकसद तो है नहीं, नहीं तो इस तरह से क्यों रखा गया। तो इसका जवाब हम सभी जानते हैं, नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। यहाँ जितने भी प्रतिभागी है सब इससे संबंधित है, जुड़े हुए हैं। तो भी हम दो शब्दों में अगर एक और सबके ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, तो हम देखते हैं कि शिक्षा के बगैर या उच्च शिक्षा के बगैर कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर पाता है या करना संभव ही नहीं है। सर्वमुखी विकास जिसे हम कहेंगे या बहुमुखी विकास, इसको प्राप्त करना कभी भी मुमकिन नहीं है, कतई संभव नहीं है ये उच्च शिक्षा के बगैर। हम जानते हैं जैसे कि उच्च शिक्षा की जो परिभाषा उसकी चर्चा करते वक्त मैंने कहा था, इसमें दो तीन चीज है शर्त: विशेष ज्ञान, विशद ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान। यानी हमें ज्ञान चाहिए जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या राष्ट्रीय जीवन में, कहीं भी कुछ भी करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। और वह ज्ञान जितना पुख्ता होगा, जितना मुकम्मल होगा, उतना हमें फायदा होगा उस काम में। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे आसपास छोटे मोटे बाजार होते हैं या मार्केट है, उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, कई तरह के सब कुछ मिलता है। उसका एक अगर हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, ये जो टेलर होते हैं, दर्जी लोग होते हैं, एक मार्केट में मान लो 10 दर्जी है, उसमें से उस मार्केट में कोई ना कोई एक दर्जी होगा, वो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा माहिर है, उसके पास लोग ज्यादा जाते हैं। और ऐसे भी दर्जी होंगे उस मार्केट में जो मशीन लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन उसके पास आता नहीं है, मिलता नहीं है। क्यों? अंतर क्या है इसमें? वो भी दर्जी है, वो भी दर्जी है, तो अंतर वही है ज्ञान का। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा हेलो, आ रहा है सर। चंदन, तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अच्छा सर, तो ठीक है सर, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा। तो मैं बोल रहा था कि ये जो उच्च शिक्षा हम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? कुल मिलाकर हम ये जो अभी अभी चर्चा किया, यही सब एक्चुअली मकसद है जिस कारण हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जरूरी है। तो फिर एक नजर हम इसके आगे जो तीसरा हिस्सा है उस पर हम बाद में लाएंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके आगे मैं एक चीज पर आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत में वर्तमान ये जो उच्च शिक्षा है, इसकी स्थिति क्या है। हालांकि थोड़ा बहुत चर्चा हो ही गया है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्नातक, MA, MPhil, PhD, नेट, टेट ये सब करके भी बेरोजगार बनकर बैठे हैं। या हम तकनीकी जो विभाग है उस और भी ध्यान देंगे तो भी यही हालत है। आजकल इंजीनियरिंग करके भी 4 में से 3 लोग ऐसे ही बैठे हैं। ये आंकड़ा है जो 2020 का है, मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी हो, भारत में फिलहाल ये उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पर हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि विश्व में, दुनिया भर में अमेरिका और चीन के पीछे ही भारत है इस क्षेत्र में एक्चुअली। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, बहुत हद तक कमजोर है।
क्योंकि अगर हम थोड़ी सी नीचे की ओर से अगर हम इसको देखेंगे तब पता चलेगा। एक डाटा है कि जो लोग प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें से 9 में से एक ही विद्यार्थी स्नातक में दाखिला लेते हैं। यानी 9 विद्यार्थी हायर सेकेंडरी पास किया, एचएस पास किया, उसमें से सिर्फ एक ही विद्यार्थी स्नातक में एडमिशन लेते हैं। और स्नातकोत्तर में सिर्फ 11% स्टूडेंट विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये हालत फिलहाल है हमारे देश में। ये कहाँ अच्छा है? जबकि अमेरिका 83% लोग उच्च शिक्षा में दाखिला ले रहे हैं। कहाँ 83%, कहाँ 11%, 11%। तो ये स्थिति है हमारी एक तरह से। ये निश्चित रूप से ये उतना ठीक नहीं है। सर सर हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर, आ रही है सर। ठीक है सर, ठीक है। सर आ रहे। तो कुल मिलाकर हमारी जो व्यवस्था है उच्च शिक्षा की, या स्थिति है हमारे देश में, ये उतना ठीक नहीं है। सर पीछे क्या कारण है? नहीं है, ऐसा नहीं है। हेलो 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 सर ठीक है, आपका आवाज़ आ रही है। आप ठीक है सर। संजय बीच बीच में आते थे। अच्छा, सर आप आगे बढ़ सकते हैं तो सर। मैं बोल रहा था कि हमारी स्थिति बहुत ही खस्ता है, एक तरह से बद हालत है। ये हमें मानना पड़ेगा। तो इसके पीछे कोई वजह है, कोई कारण है। जैसे कि मैंने कहा कि हम इसको गंभीरता से लिया नहीं, या हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो नहीं है। अगर हम आखिरी की बात है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, ये सर्वे की बात है, 2020 में की गई है। इस तरह से मैं वहां से चाहे शिक्षक की संख्या हो, या चाहे योग्यता हो, या चाहे अन्य सुविधाएं हो, लाइब्रेरी हो, पुस्तकें, किया, उसमें से सिर्फ एक विद्यार्थी स्नातक में एडमिशन लेते हैं। और आगे जाकर सिर्फ 11% यानी 11% स्टूडेंट्स एमए में एडमिशन लेते हैं। फिर उसमें से 11 पढ़ाई करते हैं या नहीं, वो बात अलग। तो ये स्थिति हमारी है। मैं इसके साथ साथ यह भी कहा था कि अमेरिका में ये जो तथ्य है, वहाँ 83% विद्यार्थी उच्च शिक्षा में दाखिल होते हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं।
तो कहाँ 83%, कहाँ ये 11%। हालांकि यहाँ मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें हमारी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है 2030 तक उन लोगों ने 30% तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये लक्ष्य उन लोगों ने रखा है। अगर सही ढंग से इस ओर आगे बढ़ेंगे तो शायद बढ़ भी सकते हैं, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। उम्मीद तो करना ही चाहिए, उम्मीद करने में कोई बुराई तो है नहीं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहा था कि हमारे देश में, भारतवर्ष में जो 90% महाविद्यालय है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, यानी उसमें सारे सुविधाएं नहीं है। वो चाहे शिक्षक की संख्या की हो, या शिक्षक की योग्यताएं हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या लाइब्रेरी हो। सिर्फ किताब की लाइब्रेरी नहीं, डिजिटल आज ये दुनिया भर में ये तरक्की हुई है, एक तरह से धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन सब सुविधाओं की जो बात है अब भी हमारे देश के 90% महाविद्यालय में नहीं है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय की बात अगर हम करेंगे, यूनिवर्सिटीज की बात अगर हम करें, तो उसमें भी यही हाल है। 70% विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में सारी सुविधाएं नहीं है। तो अगर ये हालत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की है, हालांकि ये एक हिस्सा है, उच्च शिक्षा में 3 चीज जरूरी है, उसमें से एक हिस्सा है या कॉलेज वगैरह। इसमें इसके साथ उच्च शिक्षा के साथ 3 चीज जुड़ी हुई है, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और अनुष्ठान। मैं कहूँगा इसके साथ साथ और एक चीज है, सरकार, यानी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो ये 4 चीज है, जो अगर 4 चीजों का समन्वय होगा, यानी 4 चीजों का सही तरीके से सहयोग होगा, तब जाके ये सब स्थिति बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो ये एक तरह से हाल। और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में हम देखेंगे अगर कि 15 से 25% अध्यापक नहीं है, ये हालत है। उसके साथ साथ और एक चीज है सिलेबस की। हर 5 या 10 साल में सिलेबस बदलते रहते हैं, फिर भी आज भी ऐसा सिलेबस नहीं आया कि जिस सिलेबस के तहत अध्ययन करके हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे पढ़ाई के बाद बेरोजगार न बने। ऐसा नहीं हुआ है, हो नहीं पाया है। तो यहाँ वही बात, पुरानी बात, ऐसा क्यों हुआ? सिलेबस बनाने वाले को क्या इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की, वो तो है नहीं उस तरीके से। सिर्फ महाविद्यालय विश्वविद्यालय की नहीं है बात, उसमें शिक्षकों की बात है, सारी सुविधाओं की बात है। उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करके छोड़ देंगे। तो इस विषय का, आज का युवा वार्तालाप का जो विषय था, उस विषय को मैंने आलोचना की सुविधा के लिए 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा उच्च शिक्षा, दूसरा हिस्सा प्रणाली, और तीसरा हिस्सा था विद्यार्थियों की भूमिका। अभी भी मैंने कहा ये सब जो चुनौतियां है हमारे बीच में, हमारे सामने उच्च शिक्षा को लेकर हमारे देश में, तो इन सबसे सामना करना, इन सबको घटाना एक्चुअली विद्यार्थियों की भूमिका है। भूमिका शब्द पर अगर हम ध्यान देंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये है मूल चीज विषय के अनुसार, कि इन सारी चीजों को, चुनौतियों को, खामियां को, जो दोष है, जो त्रुटियां है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इस क्षेत्र में हमें काम करना है और इसको
घटाना है, एकदम से समाप्त करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको घटाना है, ये है एक्चुअली भूमिका विद्यार्थियों की। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अलग करके 5 मिनट में बोलूँगा कि जो आप लोगों को काम में आ रहा है। डायरेक्ट थोड़ा सा भटक रहे हैं हम एक्चुअली टॉपिक से, फिर भी हम जाएंगे क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं कुछ काम आना पड़ेगा। अब तक जो मैंने बातें की है ये तकनीकी बात है, एक तरह से आंकड़े की बात है। लेकिन मैं अब जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो प्रतिभागी फिलहाल उच्च शिक्षा से जरूरत है, यानी स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं या स्नातकोत्तर में पढ़ाई कर रहे हैं या आगे रिसर्च या अनुसंधान करने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें एक्चुअली बताना चाहूँगा भूमिका के रूप में कि आपकी भूमिका आप इस तरह से भी अदा कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आप अच्छी तरह से करें। अगर आप अपना काम अच्छी तरह से कर लिया तब आगे जाकर आप निश्चित रूप से इस भूमिका को अदा कर पाएंगे या कुछ हद तक अदा कर ही लिया। तो यहाँ पढ़ाई करना है, पहली बात आपको अच्छा रिजल्ट निकालना है, ये एक बात है। मैं एकदम मोटे तरीके से बोल रहा हूँ, विस्तार से नहीं। आप लगन के साथ पढ़ाई करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। विषय का जो भी विषय है आपका, वो इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कुछ भी हो, उस विषय का जिस पर आप उच्च शिक्षा ले रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, विशेष और विशद और सूक्ष्म ज्ञान हासिल करें। वो कैसे करेंगे वो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, मेहनत। बिना मेहनत से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक उदाहरण थोड़ी देर पहले जो कहा, कोई चीज़ है जो आपको परहेज करना पड़ेगा। हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो एमए में जाकर, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डिग्री में जब पढ़ाई करते हैं वहाँ भी आकर, कॉलेज में आकर भी ये जो मकसद है ना वो भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। वो राजनीति में फंस जाते हैं या कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। या आजकल एक चीज़ है, मैं अप्रासंगिक है फिर भी बोल रहा हूँ, और आजकल जो एक चीज़ जो सबसे घातक है, मोबाइल है, उसका मिसयूज़ है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। इन सारे कारणों से हमारे बच्चे ये उच्च शिक्षा ले रहे हैं लेकिन सही मायने में नहीं ले रहे, नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली नहीं ले पा रहे हैं। तो आप लोग इससे परहेज रहे, सही तरह से पढ़ाई करें, मेहनत करें। मेहनत करने से ज़रूर आप कामयाब होंगे। और एक बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कुछ आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं, जो आप स्नातक में पढ़ रहे हो या स्नातकोत्तर में पढ़ रहे हो, अगर आपका लक्ष्य तो लगभग 90% लोग विद्यार्थियों का यही लक्ष्य होगा कि आगे जाकर मैं अध्यापक बनूंगा, क्योंकि आर्ट्स में पढ़ाई करके, लिटरेचर पढ़ाई करके, या आप साइंस सोशल स्टडीज या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के तो डॉक्टर नहीं बन सकते ना, इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आपका लक्ष्य जरूर यही होगा कि कम से कम अध्यापक बनना ही है। अगर आप यह लक्ष्य सामने है आपका, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। तो इस ओर आप ध्यान दीजिए। ध्यान देने का मतलब है, हालांकि डिग्री कोर्स में इसका एक हिस्सा है, प्रोजेक्ट के रूप में फिलहाल चल रहा है, और नई शिक्षा नीति में तो है ही अलग से। वो कैसा होगा वो फिलहाल क्लियर नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस ओर आप अभी से ध्यान दें। आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, यहाँ से आप ध्यान दें। लक्ष्य पहले से तय होना चाहिए। आप रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, ये आपका लक्ष्य है पहला। जब करेंगे तब कहाँ करेंगे, अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। और फिर दिया रहता है। हेलो सर, आपने क्या हेलो? बोला सुना नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही थी सर। अभी आया सर। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे यहाँ भी। हाँ। तो मैं यही बोल रहा था कि रिसर्च करना है, आप लोगों को जरूर करना है, नहीं तो कोई रास्ता है नहीं अगर आपको अध्यापक बनना है। हेलो
हाँ सर, ठीक है, बोल हाँ सकते सर हैं। बोलिए। हाँ, तो उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाए। अभी से आप उसके लिए जोर शोर से लग जाए। क्षेत्र चयन कीजिए, चुन लीजिए, और विषय भी एक तरह से आप अभी से चुन कर रखिए, और उस विषय से संबंधित सामग्री, वो चाहे प्राथमिक सामग्री हो या सेकेंडरी सोर्स हो, प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स, जो भी हो, सामग्री जितना भी हो सके आप अभी से संग्रह करना शुरू कर दीजिएगा। तब जाके आगे जाकर आपको ये रिसर्च में सहूलियत होगा। और मैं लगभग बातचीत यही समाप्त करना चाहूँगा कि टाइम तो बहुत हो गया है लगभग। हाँ सर, हाँ, मैं एक्चुअली विषय जो है ये आज बहुत बड़ा विषय है। हाँ सर, वो तो है। तो यही उम्मीद के साथ कि जो भी चर्चा हुई, हालांकि मैंने पहले भी कहा मैं उतना बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत जो भी चर्चा किया, अगर आपको थोड़ा बहुत काम आए तो यही उम्मीद मैं रखता हूँ। और बातचीत में यही समाप्त करता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे ज्वाइन करने वाले से मुझे मेरे ये आग्रह सर है। एक बात है, सर एक बात पूछनी थी मुझे। अगर मैं अभी से पीएचडी के लिए किसी कभी को सिलेक्ट कर लूँ तो बाद में जाकर उस बारे में पीएचडी कर सकती हूँ क्या? हम्म, हाँ सर। उसके बाद में अगर मैं अभी से किसी विषय को सिलेक्ट करती हूँ, जैसे कि किसी कवि को या लेखक को, तो उसमें मैं पीएचडी कर सकती हूँ? आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए शर्त यह होगा कि उस विषय पर अब तक जो काम हुआ है एमफिल के रूप में, पीएचडी के रूप में, उसको आपको जानना पड़ेगा। आपको उसका रिपीट नहीं कर सकते। मैं उदाहरण नया दूंगा। करना होगा। हाँ, नया करना होगा। मैं उदाहरण दूंगा। प्रेमचंद को आप लोग सभी जानते हैं। तो प्रेमचंद पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हालांकि उस पर 50 पीएचडी हुआ है, 100 कम से कम 100 एमफिल हुआ है, फिर भी आज भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जो पहले हुआ है वो नहीं, कुछ नया। रिसर्च का मकसद ही वो है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ कुछ और जोड़ना होता है, या आपको डायरेक्ट कुछ नया देना पड़ता है। वो है रिसर्च का मकसद। हालांकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, हमारे लिए ये एकदम से नया कुछ करना संभव है नहीं। वो एक्चुअली तकनीकी विषय के बारे में वो चीज़ है। फिर भी हमारा यह मकसद होना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि जो पहले हुआ है, ठीक वो नहीं, कुछ नया, उसको हम देखेंगे, लेकिन कुछ अलग नजरिए से, नए दृष्टि से कर सकते हैं। आया समझ में? सर मेरा भी एक सवाल है। अच्छा ठीक है। सर बोलो। सर उच्च शिक्षा के बारे में है। एक्चुअली जो सरकार अभी जो हालत चल रहा है कि निजीकरण, जो विश्वविद्यालय निजीकरण करने वाले हैं, तो सर्वे करने के बाद वो दुनिया भर के जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें से कभी कभार 100, कभी कभार 200, इस तरह से एक सूची बनाते हैं कि उसमें नंबर 1 अमुक विश्वविद्यालय है, नंबर 2 अमुक विश्वविद्यालय है, नंबर 3 अमुक, इस तरह से। तो मैंने कहा था कि इस सूची में, इस लिस्ट में 200 का जो लिस्ट है, हालांकि इससे पहले 100 का भी लिस्ट है, उस लिस्ट में हमारे भारतवर्ष में लगभग 800 विश्वविद्यालय है, उसमें से एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। ये बात मैंने कहा था, समझ में आया? सॉरी सर, शायद सुनने में भूल हो गया, कोई बात ये तो प्रॉब्लम है, इसीलिए हो रहा है, कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि हम बहुत टाइम ले चुके हैं। तो हम आज के कार्यक्रम के समाप्ति पर आ चुके हैं।
तो आज जिन्हीं लोगों ने ज्वाइन किया है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद है। और आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहे, व्हाट्सएप में ज्वाइन करें फॉर मोर अपडेट्स। और अबू सुमा सर को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतने बहुमूल्य समय हमको देने दिया और हम बहुत आपकी लेक्चर से बहुत प्रभावित हुए और आशा रखते हैं कि आगे जब भी पैंडेमिक ख़त्म होगा तो आपसे फिज़िकली एक वार्तालाप करेंगे। तो आज की इस विशेष